Hello everyone, myself Ritesh Raj. मैंने एसएससी जेईई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 लाया है एंड एसएससी जेईई 2022 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 257 थी. करेंटली आई एम वर्किंग इन CWPRS, दैट इज सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन एज अ जेईई. सो गाइज, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो एसएससी जेईई में पूछा जाता है. एंड इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड आजकल के ट्रेंड में ज्यादा किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड मैं इस टॉपिक पे ये भी बात करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट बुक है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए एंड मैंने कैसे इस सब्जेक्ट की तैयारी की थी एंड मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा. मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं अपने बारे में तो बता ही दिया. आई एम बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, करेंटली वर्किंग इन CWPRS एज ए जेई. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. टॉपिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है एंड इस सब्जेक्ट का जो वेटेज रहता है वो 50 to 20 मार्क्स का रहता है वेटेज. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये. बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना रहता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको सीधा आंसर करना है. इतना ज्यादा आसान सब्जेक्ट है. सो मैं सब्जेक्ट पे आने से पहले ये बता दूं कि आप चार सब्जेक्ट जो है एसएससी जेई में, टोटल तो 6 टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें से जो चार सब्जेक्ट है दैट इज नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम एंड मेजरमेंट. ये चारों जो सब्जेक्ट हैं ये आपके 70 से 80 नंबर के पूछे जाते हैं टेक्निकल में. सिर्फ ये अगर ये चार करके चले गए तो 70 to 80 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप यही चार करके जाओ, सिर्फ यही चार करके जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मैं मेरे बोलने का बस ये मतलब है कि ये चारों को कंप्लीट करके जाना ही जाना है. ठीक है. आप जो बाकी के जो दो सब्जेक्ट हैं, अगर अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो इन चारों पे ज्यादा फोकस करो एज कम rather than focusing on analog electronics and यूटिलाइजेशन वाला पार्ट. अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ये जो चार सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ये कंप्लीट हो जाता है, देन आप जरूर जाओ यूटिलाइजेशन एनालॉग एनालॉग की तरफ एंड उसे कंप्लीट करो. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करूं मैं तो मेजरमेंट के लिए जो महाभारत माना जाता है या ग्रंथ माना जाता है किताब, वो ए के शॉनी को माना जाता है. वो ऑथर है ए के शॉनी जी. एंड इनकी जो किताब आती है इतनी मोटी आती है. ठीक है. तो नॉर्मल स्टूडेंट को तो देखकर ही मतलब हालत खराब हो जाता है उसका कि मैं कैसे इतने मोटी किताब को पढ़ूंगा. तो आप टेंशन मत लो, आपको उतने सारे पन्ने नहीं पढ़ने. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो निकालो, आप सर्च करो कितने पेज नंबर पे दिए गए हैं एंड उस टॉपिक पे जाकर आप रीड करो. एंड जो मैंने बुक बताया एके सोनी, अगर आप कॉलेज में हो तो ही इस बुक को पढ़ना. ठीक है. क्योंकि कॉलेज में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है आप लोगों को पढ़ने के लिए. एंड अगर आप कॉलेज पास आउट हो, तैयारी कर रहे हो, देन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस किताब को पढ़ो. आपके टीचर ने जो नोट्स आपको करवाया है एंड जो भी लिखवाया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. उसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है. क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो. जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर आपके आएंगे एग्जाम में. सो लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक गाइस. एंड सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. मेजरमेंट में बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं. इंडिकेटिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, मेजरमेंट, उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है. इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अभी मैं आगे भी आऊंगा बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट पे, वो है अभी के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे मीटर आ जाते हैं, जैसे पीएमएमसी हो गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल. एमआई हो गया यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट. उसके बाद ईएमएमसी या फिर डायनोमीटर टाइप आप बोल लो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर टाइप हो गया. एंड इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट है मिसलेनियस वाले, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं. ठीक है. ये जो मैंने लिखवाया यहाँ पे इसी से पूछे जाते हैं. एंड क्वेश्चन के टाइप क्या रहते हैं,
या तो आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूछ लिया जाएगा कि पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन कैसा है, स्पिंडल हो गया या फिर पॉइंटर हो गया, कौन सा मटेरियल का बना रहता है, या फिर कनेक्शन कैसे रहता है, इसका जो स्प्रिंग रहता है, पीएमएमसी का जो स्प्रिंग है वो कौन से मटेरियल का बना रहता है, कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन। या फिर फीचर्स पे पूछा जा सकता है, लाइक पीएमएमसी का क्या फीचर है, क्या मेजर करता है, एमआई का क्या फीचर्स है। सिमिलरली एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे इंस्ट्रूमेंट के पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यह है टॉर्क फॉर्मूला। टॉर्क फॉर्मूला पे सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। पीएमएमसी का टॉर्क फॉर्मूला जो है आपका टी इक्वल टू बी आई एन है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ोगे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस सब्जेक्ट को तो। सिमिलरली मूविंग आयरन का भी फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, ईएमएमसी का भी है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब मजे की बात क्या है कि ये तीनों का जो फॉर्मूला है एक कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से रिलेट करता है, तो आप लोगों को याद करने में ना ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाली चीज बात नहीं आएगी। अब उसके बाद फिर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है डैम्पिंग। कौन से इंस्ट्रूमेंट में कौन सा डैम्पिंग यूज किया जाता है, जैसे पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं हम लोग, वैसे ही मूविंग आयरन में हम लोग एयर फ्रिक्शन यूज करते हैं। एक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है, ठीक है, इससे हमेशा मतलब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, तो हम लोग फ्लूइड टाइप यूज करते हैं इसमें। सो आते हैं आगे। सो कुछ कॉन्सेप्ट जो इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आज आपको ये पता होना चाहिए। साथ में जो ये मैंने बताया ऊपर में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इनसे आप बनाते हो एमीटर और वोल्टमीटर, ठीक है। तो एमीटर और वोल्टमीटर जो आप बनाते हो वो कैसे बनाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कैसे ये चीज हो रहा है। उसके बाद फिर इन्हेंसमेंट ऑफ मीटर, ये जो मीटर होती है एट इनिशियल स्टेज ये बहुत ज्यादा कम वैल्यू मेजर करती है, ठीक है, लेकिन इसका जो मेजरिंग वैल्यू है, जैसे हम लोग पावर सिस्टम में केवी में बात करते हैं, ठीक है, जैसे मेरी ऑफिस में 22 केवी की लाइन है, तो अगर मुझे उस 22 केवी से वोल्टेज मेजर करना होगा तो मैं सीधा वोल्ट मीटर थोड़ी ले जाकर लगा दूंगा उस पे, मैं पीटी का यूज करूंगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इन्हांसमेंट के लिए। अगर मानकर चलो इंस्ट्रूमेंट जो है मुझे उतना ज्यादा इन्हांसमेंट नहीं चाहिए, केवी के लेवल का नहीं चाहिए, मुझे वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज के लेवल का इन्हांसमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या तरीका है, तो वो इन्हांसमेंट ऑफ मीटर्स में आपको पढ़ना रहता है। एंड उसके बाद फिर जो लोडिंग इफेक्ट क्या होता है इंस्ट्रूमेंट पे, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइक इसमें मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन ये मटेरियल यूज करते हैं, क्या होता है ये अच्छे से आप जानो, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, आप खुद से सर्च करोगे। आप सर्च करोगे तो आपको कोई कुछ नई चीजें मिलेंगी एंड जिससे आपका जो लेवल है, मतलब इंटरेस्ट का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। उसके बाद कैलिब्रेशन, कैसे कैलिब्रेशन होता है इंस्ट्रूमेंट का ये आपको आइडिया होना चाहिए, वरना फिर मेजरमेंट सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा क्या होता है मेजरमेंट एंड मजा नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में। सो आते हैं गाइस अगले टॉपिक पे, दैट इज वॉट मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 स्टार इसलिए कर रखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हर साल इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मैंने 3 बार, हाँ मैंने 3 बार एसएससी लिखा है, ठीक है, एंड तीनों बार मैंने वाटमीटर से तो क्वेश्चन देखा ही, मतलब ऐसा कोई सा भी ईयर नहीं गया जिस सब ईयर में मैंने वाटमीटर के क्वेश्चन नहीं देखे। सो लेट्स कम टू द वाट मीटर। इसमें आपको आइडिया होना चाहिए मूविंग कॉइल क्या होता है, फिक्स्ड कॉइल क्या होता है। इसके बाद फिर जो कनेक्शन होता है वाट मीटर का स्मॉल लोड करंट के लिए और लार्ज लोड करंट के लिए कैसे हम लोग करते हैं, पीसी को नजदीक में रखते हैं या सीसी को नजदीक में रखते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया देन वाटमीटर के गेट लेवल के
जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कंडीशंस अप्लाइड कि आपको फेजर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फेजर की नॉलेज रहेगी तो आप एंगल बिटवीन वीपीसी एंड आईसीसी निकाल लोगे, एंड नेटवर्क आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आप वीपीसी और आईसीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। सो मेरा ये मानना है कि मेजरमेंट जो है एक नेटवर्क का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। सो डोंट वरी, मेजरमेंट ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, नेटवर्क का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। बस उसमें आपको कुछ कंडीशंस बता दिए जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है, आप फाइनली सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ वाटमीटर। मैंने इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, एक दो क्वेश्चन मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ब्लॉन्डल्स थ्योरम, ठीक है। ब्लॉन्डल्स थ्योरम क्या होता है, n-1 वायर यूज करते हैं इसमें फॉर एन फेज सिस्टम। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए विथ स्टेटमेंट, मैंने तो बस रफ में आपको एक आइडिया दे दिया। फिर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाटमीटर वाले टॉपिक से, एंड दैट इज टू वाटमीटर मेथड, ठीक है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड कनेक्शन से भी ज्यादा इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस टॉपिक से है, इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन टू वाटमीटर मेथड, ठीक है। कि लोड आपका अगर मानकर चलो पावर फैक्टर 0.5 के नीचे आ रहा है तो 2 वाटमीटर मेथड से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो दोनों वाटमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। या फिर 2 वाटमीटर मेथड से हम लोग मेजर कर रहे हैं तो उस पे आपका मानकर चलो कि दोनों में रीडिंग सेम कितने पावर फैक्टर पे डिसाइड दिखाएगा, मतलब इक्वल कितने पावर फैक्टर पे दिखाएगा। तो इसके लिए मतलब सीधा सा 2 वाटमीटर मेथड अगर आप पढ़ोगे तो W1 इक्वल टू वी आई कॉस फाइव प्लस थीटा। एक वाटमीटर का फॉर्मूला रहता है, दूसरे का रहता है वी आई कॉस 30 माइनस 5 - 30। जो फॉर्मूला में प्लस और माइनस का बस डिफरेंस रहता है, एंड आप पावर फैक्टर का जो भी एंगल है वो पुट कर करके एक ग्राफ बनता है। मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर एसएससी जेई, जितने भी आप ईएसी मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद फिर जेई लेवल पे जितने भी एग्जाम मैंने दे रखा है सारे में इसके क्वेश्चन देखे हैं। साथ ही साथ मैंने एई का जो एग्जाम दिया है, एई लेवल का जितने भी एग्जाम दिया है उसमें भी इसका क्वेश्चन देखा है मैंने। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरर इन वाटमीटर। मैंने देखो एरर जो है दो है, एक तो नॉर्मल आपका एरर हो गया, उस एरर को आपको नहीं पढ़ना है, उस एरर के वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एंड एरर जो है वाट मीटर का, इसको आप पढ़ के जाना, इसमें कैसे कंपनसेट करते हैं और क्या क्या मेथड यूज होता है, ये सारे चीजों को आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, एग्जाम में। मैंने तो मतलब मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने जो एरर था वो नॉर्मल वाला जो एरर है जिसमें हम लोग रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ते हैं, वो मैंने कंप्लीट कर रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि इस अगर इन केस एक भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ये बनाकर आना है। एंड मैंने बहुत अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर किया था, बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सो वो टॉपिक जो है एरर का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाट मीटर का एरर और एनर्जी मीटर का एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं गाइस पावर फैक्टर मीटर। इस पे मैंने अभी तक एसएससी के हिस्ट्री में एक से दो क्वेश्चन ही देखा है, ठीक है। सो अगर आप इस टॉपिक पे आप ज्यादा टाइम मत देना, मतलब नॉर्मल सा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा हल्के फुल्के जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक्स वाले वो आपको आने चाहिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कैसे क्या होता है एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन, कैसा दिखता है, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल, सबका फंक्शन क्या है, ब्रेकिंग मैग्नेट क्या होता है, वो एल्यूमिनियम डिस्क क्या होता है, ये सारी चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर मैग्नेट को ब्रेकिंग मैग्नेट जो है उसका डिस्टेंस मैं बढ़ाता हूँ, सेंटर से दूर करता हूँ, तो वो जो रोटेशन है उसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज आपको आने चाहिए एनर्जी मीटर में, ठीक है। एनर्जी मीटर जो हमारे घर में मीटर लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर रहता है,
पुराने जमाने, अगर किसी के घर पे पुराना मीटर लगा होगा तो उसमें आप देखते होगे कि एक स्प्लेंडर घूमता रहता है, वो ठीक है, वो होता है एनर्जी मीटर। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसका जो रीडिंग है उसके साथ छेड़खानी भी कर सकते हो। अब का जो मीटर है वो धीमा भी रीड कर सकता है, बट ये ऐसा करना मत, ठीक है, क्योंकि एज पर रूल 44 आई थिंक ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ये मतलब क्राइम है, ठीक है, आप इसके लिए जेल भी जा सकते हो। सो प्लीज मत करना ये चीज। नॉलेज बेसिस के लिए बस अपने दिमाग में रखो। उसके बाद फिर जो कंस्ट्रक्शन, मैंने प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन का बात कर लिया। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल सॉरी, प्रेशर कॉइल ऑफ वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर। देखो, प्रेशर कॉइल जो होता है वाट मीटर में भी यूज होता है एंड एनर्जी मीटर में भी यूज होता है, ठीक है। सो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा जो आपका कॉइल है वो हाईली रेजिस्टिव रहता है एंड कौन सा जो है वो हाईली इंडक्टिव रहता है, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेकिंग मैकेनिज्म, कैसे ब्रेक लगाते हैं हम लोग एनर्जी मीटर में, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, और क्रीपिंग एरर क्या होता है। एरर इन, मैंने यहाँ पे शायद एरर, हाँ, एरर के बारे में मैंने नहीं मेंशन किया है एनर्जी मीटर का, लेकिन आप एरर के बारे में भी करना, एरर को भी अच्छे से तैयार करके जाना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एरर जो टॉपिक है एनर्जी मीटर का वो अच्छे से करके जाना। क्रीपिंग एरर क्या होता है, उसको रिड्यूस करने के क्या क्या तरीके हैं, एंड फैंटम लोडिंग क्या होता है, ये सारे चीज को आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स यानी कि मैं इन जनरल, इससे पहले मैंने ये बताना भूल गया था, सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि न्यूमेरिकल जो है एसएससी जेई में मेनली कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक तो मीटर इनहेंसमेंट मैंने आपको बताया, दूसरा था टॉर्क, टॉर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एमएमसी का टॉर्क क्या है, मूविंग आयरन का टॉर्क क्या है, एंड ईएमएमसी एंड जितने भी टॉर्क हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीटर इनहेंसमेंट से पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर वाट मीटर से वाट टू वाट मीटर मेथड क्वेश्चन पूछ देगा नॉर्मली कि अगर W1 दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, तो आप पावर फैक्टर निकालो, या फिर पावर फैक्टर एंगल निकालो, या फिर टोटल पावर क्या होगा वो निकालो, या फिर क्यू निकालो। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक जो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एबिलिटी है वाट मीटर टू वाट मीटर मेथड में, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, ये नेक्स्ट है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो मेनली कैलकुलेटिव वाले रहते हैं कि आपका मीटर कांस्टेंट क्या है, मीटर कांस्टेंट इतना दिया हुआ है एंड नॉर्मल वोल्टेज करंट इतना कंज्यूम कर रहा है, तो बताओ मीटर कितना फास्ट घूम रहा है, कितना स्लो घूम रहा है कंपैरिजन में। एंड इसके जो न्यूमेरिकल है वो मतलब 2024 में भी पूछे गए थे एंड 2023 में भी शायद था, एक या दो न्यूमेरिकल था इसका मीटर कांस्टेंट पे। तो ये इस चीज को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। दूसरा जो न्यूमेरिकल है सीआरओ, ये मैंने सीआरओ वाले टॉपिक में बता रखा है, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था स्लाइड तो मुझे याद आया था, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। उसके बाद फिर आपको फैंटम लोडिंग क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। फैंटम लोडिंग बहुत ही काम का चीज है एंड बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझोगे तो फिर समझ में आएगा कि टेस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं किसी भी चीज का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। सेम पोटेंशियोमीटर से एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है एसएससी जेई में अभी तक के हिस्ट्री में, ये और पावर फैक्टर मीटर, दोनों जो है दोनों से एक दो क्वेश्चन देखा है मैंने। एंड दोनों का बस ज्यादा डीप में नहीं, बस ब्रीफ में नॉलेज रखोगे तो फिर काम चल जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसमें जो सीटी और पीटी दो है, दैट इज करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें सीटी एंड पीटी का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको आना चाहिए। कैसे कनेक्शन हम लोग देते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। पीटी का क्या यूज होता है, सीटी का हम लोग सेकेंडरी क्यों नहीं ओपन रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। एंड इसमें एक चीज और है, एरर, ठीक है। एरर वाले पार्ट को बिल्कुल नहीं करके जाना है आपको, क्योंकि मैंने क्या किया था कि एरर का फॉर्मूला
जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था 2024 के लिए, तो मैंने एरर जो था, सीटी का एरर, पीटी का एरर, बहुत टिपिकली डिफिकल्ट फॉर्मूला होता है, मैंने उसको याद करने का कोशिश किया था। मुझसे हुआ नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने याद करने का कोशिश किया था। बट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सो आई वेस्टेड माई टाइम देयर। एंड आई होप कि आप ये चीज मत करो, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते एसएससी जेई में। अगर पूछे जा रहे हैं तो वो किसी से नहीं बनने वाले, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ना कि कोई रेयर टॉपिक जिससे क्वेश्चन वंस इन अ ब्लू मून पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर वाट मीटर, एनर्जी मीटर, इज सीआरओ। सीआरओ जो है, मतलब अभी का जो ट्रेंड है एसएससी में, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा इन्होंने सीआरओ से। एंड मैंने 2023 में लाइटली लिया था। 2024 के प्रीलिम्स में भी मैंने लाइटली लिया इस टॉपिक को, ठीक है, मैं ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा। एंड नतीजा ये हुआ कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपली इस फॉर्मूले पे था, ठीक है। और मुझे ये फॉर्मूला जो था Fy/Fx, ये मैंने उल्टा लगा दिया। तेज ऊपर में मैंने वर्टिकल ले लिया था और नीचे में हॉरिजॉन्टल ले लिया था। सो ये गलती आप मत करना, ठीक है। इसके वजह से मेरे जो, मतलब प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन ये गलती हो गया था। एंड बस फॉर्मूला मुझे नहीं आता, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ था, वरना मैं सॉल्व कर देता, ठीक है। मैं कंफ्यूजन में आ गया था। सो लेट्स कम टू द सीआरओ। एंड सीआरओ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंस्ट्रक्शन। कैसे सीआरओ में एक एक चीज लगा रहता है, फोकसिंग एनोड, एक्सलरेटिंग एनोड एंड पोस्ट एक्सलरेटिंग एनोड, एक्वाडॉग, किसका क्या फंक्शन है, सारे का क्या ऑपरेशन है, फंक्शन जनरेटर क्या होता है, ट्रिगर सर्किट क्या होता है, ये सारे चीज आपको अच्छे से आना चाहिए। स्वीपिंग डिले क्या होता है, एंड सिंक्रोन सिंक्रोन सिंक का क्या काम रहता है, ये सारी चीज आपको अच्छे से आना चाहिए सीआरओ में, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है इस चीज पे, ठीक है। सो ये और ये दोनों आपको अच्छे से कवर करना है सीआरओ का। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, लिसाइजेस पैटर्न। इस पे आपसे पूछ देगा कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 पे या 135, 360 पे क्या क्या, मतलब कैसा लिसाजस पैटर्न बनता है 1:1 के रेशियो के लिए। तो ये चीज आपको आना चाहिए। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, बस एक बार अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है इस चीज में, कुछ खास नहीं है उसमें। एंड सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज गाइस, ये न्यूमेरिकल मुझे नहीं आया था। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चीज को अच्छे से, मैंने लिखा भी यहाँ पे, अगर आप देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन इन 2024, ठीक है। मैंने जो गलती किया, आप वो होपफुली आप मत दोहराना, आप अच्छे से पढ़ के जाना। एसएससी का, एसएससी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ सीआरओ मैंने यहाँ भी लिखा है कि जितने भी पार्ट एंड कंपोनेंट सीआरओ में यूज होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है, इन सारे चीजों को आप अच्छे से पढ़ के जाओ। सो गाइज, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस नॉर्मल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ब्रिजेस, ठीक है। ब्रिजेस में, एसी ब्रिजेस, एसी ब्रिजेस में हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों को कैलकुलेट करने का जो अलग अलग तरीका है, उस पे हम लोग बात करते हैं। ये एक मैंने टेबल है अपने नोट से निकाला था, सो यू कैन रिफर। सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का ये तरीका मैक्सवेल, हेज, एंडरसन, ओवेंस ब्रिज, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए कौन सा ब्रिज यूज करते हैं हम लोग, हाई के लिए कौन सा यूज करते हैं, एंड छोटे के लिए कौन सा करते हैं। सो मैंने इसे एक तरीके से याद किया था कि मैक्सवेल, एम फॉर मैक्सवेल, एम फॉर मीडियम, एच फॉर हैज, एच फॉर हाई। ये मैंने ट्रिक से याद किया था, मे बी आपको ये सम ट्रिक पसंद आएगा। एंड एंडरसन, आप अंडा तो जानते ही हुआ, अंडा जो होता है वो छोटा होता है, सो एंडरसन लो क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज होता है। सो इस ट्रिक से मैंने ये इस चीज को याद किया था, क्वालिटी फैक्टर, कौन से क्वालिटी फैक्टर के लिए कौन सा ब्रिज यूज होता है। सो नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके लिए हैवी साइड कैम्बेल ब्रिज हम लोग यूज करते हैं। इस पे
आज तक तो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। सो ए ब्रीज से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब इंडक्टेंस के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैपेसिटांस। कैपेसिटांस है डी शॉर्टी ब्रिज, स्केरिंग ब्रिज, यहाँ स्पेलिंग गलत है, स्केरिंग ब्रिज क्या क्या मेजर करता है। स्केरिंग ब्रिज आपका परमिटिविटी भी मेजर करता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी के लिए जो हम लोग ब्रिज यूज करते हैं दैट इज विंड्स ब्रिज। और उसके बाद फिर वैगनर ग्राउंड कनेक्शन, ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एसएससी ने पूछ लिया था, एलिमिनेट करते हैं नोड टू अर्थ कैपेसिटेंस को। सो उसके अलावा फिर ये जो एसी ब्रिज में हम लोग जैसे गाइस, ब्रिज जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में सारा चीज अगर बैलेंस हो तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो नल दिखाता है, ठीक है। तो एसी ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं कि डिटेक्टर डिटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। सो वो जो डिटेक्टर रहता है टेलीफोन डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग डिटेक्टर यूज करते हैं। डीसी या 0 हर्ट्ज के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा। 5 से 1000 हर्ट्ज के लिए वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, 250 से 4 हर्ट्ज के लिए टेलीफोन डिटेक्टर यानी कि हेडफोन एक आता है, वो हम लोग लगा कर देखते हैं अगर उसमें आवाज आ रहा है। एंड ये चीज जो है, ये मुझे यहाँ CWPRS में आकर समझ में आया। ये हेडफोन क्या रहता है कि जैसे अंडरग्राउंड केबल है, अंडरग्राउंड केबल में कभी फॉल्ट हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, एक उसमें हाई वोल्टेज का डीसी सिग्नल देते हैं। एंड ये टेलीफोन डिटेक्टर जो है ये आप लगाकर अगर सुनोगे तो जहां भी फॉल्ट आ रहा है अंडरग्राउंड में तो वो आपके कानों में सुनाई देता है, ठीक है। तो ये चीज मैं जब जॉब में आया तभी मुझे समझ में आया कि क्या होता है ये हेडफोन डिटेक्टर। बहुत ही अच्छी चीज होती है, काम की चीज होती है, अगर आप लोग भी जॉब में आओगे तो आपको समझ में आएगा। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपने इंडक्टेंस का ब्रिज देख लिया एंड कैपेसिटेंस का ऊपर में देखा। उसके बाद फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रेजिस्टेंस। इस पे भी नॉर्मल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है, ज्यादा डीप में नहीं जाते, ठीक है। सो इसमें जो मेथड यूज करते हैं हम लोग लो रेजिस्टेंस के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए और हाई रेजिस्टेंस के लिए मेथड, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लो के लिए आप याद कर लो, केल्विन डबल ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया और वीआई मेथड हो गया, ठीक है। वीआई मेथड जो है लो और मिड और क्या कहते हैं मीडियम दोनों में आपको मिलेगा। तो ये क्यों मिलता है एंड कौन सा कनेक्शन रहता है, ये चीज आप सर्च करना एंड आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो मेथड है वीआई मेथड, और जो एनर्जी मीटर में मैंने आपसे बात किया, एनर्जी नहीं वॉट मीटर में, वाट मीटर में मैंने जो आपको बताया कि पीसी का कनेक्शन कैसे होना चाहिए लो करंट में और लार्ज करंट में, वो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से सिमिलर है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो दूसरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, बस रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद गाइस, हाई रेजिस्टेंस में क्या क्या मेथड हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मेगर, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड एंड मेगा ओम ब्रिज मेथड। सो यहाँ तक था मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब मैं आता हूँ नॉर्मल, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। सो मैंने बताया, आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में, कि मेरी दीदी ने मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीद दिया था लॉकडाउन के बाद, सितंबर 2020 में। सो मैंने वहां से अंकित गोयल सर से पढ़ा था मेजरमेंट, ठीक है। एंड उनका जो नोट्स था काफी ज्यादा क्रिस्प था। सो मैं वहां से न्यूमेरिकल वगैरह मतलब सॉल्व करता था। उसके बाद फिर मैंने बीटेक, जब मैं पास आउट हुआ था, सो बीटेक 7th सेम में ही मैं दिल्ली चला गया था मेडिजी में तैयारी करने के लिए। सो मैं ज्यादा दिन तो मेडिजी में पढ़ नहीं पाया, 3 से 4 महीने ही पढ़े थे। सो वहाँ के बच्चों से मेरे जान पहचान थे, तो वहाँ के जो टीचर थे उनके नोट्स को मैंने रेफर किया। एंड बालाजी सर हैं उन टीचर का नाम, एंड बहुत अच्छा वो मेजरमेंट पढ़ाते हैं। एंड उनके नोट्स को ही बस मैं रेफर करके बस देखा। एंड उनका नोट्स जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स। एंड वहां से मैंने पढ़ा, उससे उसके अलावा मैंने मेजरमेंट जो है किताबों से पढ़ा है, एके सॉनी से। एंड एके सॉनी में मैंने
पीएमएमसी वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ा था। सो पीएमएमसी मुझे एके सोनी से पढ़ने के बाद फिर पीएमएमसी पढ़ने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी। एंड आते हैं आपके ऊपर कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो या सो अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो तो आप वहां से पढ़ लो। एंड टीचर्स को भगवान मानो यार, उनकी इज्जत करो एंड जो भी वो पढ़ा रहे हैं उनको सत्य मान के अपने कान में डाल लो। और उसके अलावा जो भी वो नोट्स में लिखवा रहे हैं उनको पढ़ो। कुछ हो जा सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस कर जाते होंगे। सो डोंट वरी, आप उन पॉइंट्स को दोबारा नोट्स में एक जगह पे लिख लिया करो। उसके बाद आप सब्जेक्ट अगर पढ़ ले रहे हो तो सबसे ज्यादा उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, पर सब्जेक्ट आपको टारगेट लेना है कि 200 से 300 क्वेश्चन लगाने ही लगाना है। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना इस सब्जेक्ट में जो मैं ना लगा सकता हूँ। ठीक है, मेरे साथ ऐसा था कि नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया। मशीन में तो गेट में बहुत ज्यादा हाइट वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं तो वो मुझसे नहीं बनता। लेकिन जो भी नॉर्मल एसएससी जेई के लेवल का क्वेश्चन है वो मैं चैलेंज के साथ बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेजरमेंट हो गया, इनके जो क्वेश्चन थे मैं छोड़ता ही नहीं था। जितने भी क्वेश्चन पूछते थे वो मैं सारे बनाता था। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर टेस्ट। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दो। एंड जिन बच्चों के मेजरमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाया है उन टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज करके चले जाना एग्जाम से पहले, क्योंकि क्वेश्चन मेनली उन्हीं टॉपिक से पूछते हैं मेजरमेंट में एसएससी वाले। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टा। मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने लिंक डाल रखा है एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वहीं पे है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जब भी फ्री रहता हूँ मैं आपके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। एंड सो दैट्स ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से तैयारी करो एंड जो भी टाइम है एसएससी एग्जाम होने में, दैट टाइम इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि मेरे मॉक में 110 या 120 के लगभग स्कोर है। जिनके भी 100 के ऊपर में स्कोर आ रहे हैं मॉक में, वो बहुत अच्छे स्कोर हैं। बस आपको इम्प्रूव करते रहना है, अपने स्कोर को एनालाइज करो। अगर आपके रीजनिंग में 45 प्लस, टेक्निकल में 70 प्लस एंड जीके में 20 प्लस नंबर आ रहे हैं, देन आपका प्रीलिम्स क्लियर है इस बार। मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। सो आपको बस यही फोकस करना है कि प्रीलिम्स तो क्लियर है, बस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेकर आना है ताकि आप मेरिट में जा सको। मेंस मेंस का जब एग्जाम दोगे उसके बाद जो रिजल्ट बनेंगे उसके मेरिट में आपका नाम आ सके। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।